तो क्या होगा, तो हम लोगों ने अभी तक यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है, सिलेबस से यहाँ तक हो गया है। प्रोबेबिलिटी, बेसिक प्रोबेबिलिटी कवर किया है, यूनिवेरिएट, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो इसका ऑलरेडी असाइनमेंट ग्रुप में पोस्ट किया हुआ था हमने, है ना। इवन सैम्पलिंग का भी उसने भेज दिया है ना, अभी असाइनमेंट पोस्ट किया था। इसमें क्या लिमिट थ्योरम उसी में ले लिया, देखना पड़ेगा उसने, शायद ये सब उसी में कंसीडर कर लिया। लिमिट थ्योरम का भी है अलग से, अच्छा, अलग से लिमिट थ्योरम का बना रखा है उसने, हाँ। तो एक्चुअली मल्टीवेरिएट, स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट, लिमिट थ्योरम्स और सैम्पलिंग, ये सब का असाइनमेंट ऑलरेडी पीवाईक्यू बना रखा है। आप आगे सॉल्व भी कर सकते हो, आपको आता है तो जब मैं कराऊंगा तो रिवीजन हो जाएगा इस तरह से। सो चलिए, तो अभी हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ है कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेक्टर, है ना। तो अभी तक आप रैंडम वेरिएबल पढ़ रहे थे, अब ये वेक्टर आ गए। वेक्टर वो वाला नहीं है जो हम लोग 11th 12th में पढ़ते थे, आई कैप जे कैप वाला। यहाँ वेक्टर का मीनिंग है मोर देन वन रैंडम वेरिएबल है, तो उसको आप, ये वो वाला वेक्टर है जो लीनियर अलजेब्रा में आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सबने लीनियर अलजेब्रा पढ़ी होगी, तो वहां भी हम क्या करते हैं, एक जो कॉलम वेक्टर है, देखते हो जो कॉलम मैट्रिक्स है उसको एक वेक्टर बोलते हैं। सो सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है, वही वेक्टर है यहाँ पे कि मोर देन वन रैंडम वेरिएबल है तो उसको आप एक कॉलम मैट्रिक्स बना लो या रो मैट्रिक्स बना लो, रो मैट्रिक्स बोल दो, या एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट में रख लो आप। तो ब्रैकेट में अगर आप मोर देन वन ऑर्डर पेयर को वेक्टर यहाँ बोलेंगे डायमेंशन 2 का। तो वेक्टर का मतलब मोर देन वन रैंडम वेरिएबल जब होगा तो उसको वेक्टर बोल देते हैं। एक साथ जब हम उसको बोलना चाहते हैं ना, मोर देन वन रैंडम वेरिएबल को एक साथ अगर कुछ नाम देना है तो उसको वेक्टर देते हैं। सेम कॉन्सेप्ट लीनियर अलजेब्रा में चलता है, ठीक है, कि वहां भी वेक्टर का मीनिंग वही होता है। सो डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेक्टर, तो जैसे रैंडम वेरिएबल था, है ना, इंडिविजुअली x1 एक रैंडम वेरिएबल, x2 एक रैंडम वेरिएबल है, तो हम दोनों को एक साथ कंसीडर करेंगे एक ऑर्डर पेयर में, तो वो 2 डायमेंशनल रैंडम वेक्टर हो गया। ट्रिपलेट में x1 x2 x3 ले लो तो वो 3 डायमेंशनल रैंडम वेक्टर हो गया, है ना। तो उसको रैंडम वेक्टर बोलेंगे एक्चुअली। तो ऐसा होगा एक्चुअली, कहने का मतलब कि उसका प्रॉपर डेफिनेशन भी है, जैसे रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया था प्रॉपर उसी वे में उसका भी डेफिनेशन है 2 डायमेंशन के केस में। तो यहाँ सिंपल कहने का मतलब होगा क्या, अब मैं बोलता हूँ x, जैसे आप ऐसा लिखोगे x1, x2, है ना, या x हो सकता है इस तरह से x1, x2, x3, तो इस तरह से है। तो मेनली जो क्वेश्चन जैम में जो है मेनली 2 वेरिएबल का ही है ना, जो ज्वाइन का केस होगा। सो दिस इज अ रैंडम वेक्टर ऑफ डायमेंशन 2, ठीक है, दिस इज अ रैंडम वेक्टर ऑफ डायमेंशन 3। और यहाँ पे x1, x2, x3 क्या है, रैंडम वेरिएबल्स हैं ना, जनरली आप बोलते हैं। सो लेट x1, x2 है ना, मान लो xn बी रैंडम वेरिएबल्स, इस तरह से हम बोल सकते हैं आप, है ना, मान लो या ये नाम कुछ भी रख सकते हो आप, तो इस तरह से रखना हो ना, ये हो सकता है कि दिस, और कितने डायमेंशन आपकी मर्जी है ना, यहाँ पे हो सकता है x1, x2, xn, ठीक है। सो ये है लीनियर अलजेब्रा में यही टर्म्स यूज करेंगे, वहां भी हम v1, v2, v3, vn लेते हैं ना, v को, तो उस तरीके से ना, दिस इज अ रैंडम वेक्टर ऑफ डायमेंशन n हो जाएगा। तो जब भी आप, अब क्या बोला जाएगा कि इस x का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, तो जब ऐसा बोले मतलब x1, x2 का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग एक्चुअली, तो वैसा है। तो जनरली सेपरेट भी बोल सकते हो आप, बोलो x1 एंड एक ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 एंड x2, या ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेक्टर x, तो उस तरीके से आप बोल सकते हैं, तो सेम चीज है। ठीक है ना। तो चलिए, सो ठीक है ना, रैंडम वेक्टर उतना प्रॉपर में जैसे रैंडम वेरिएबल को मैंने बहुत है ना टाइम लेकर डिफाइन किया था। सो वही चीज है यहाँ पे सिंपल, कि ईच कंपोनेंट जो है वो रैंडम वेरिएबल्स है, उसका टपल कंसीडर किया है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर ट्रिपलेट है, इस तरह से एन टपल बोलते हैं इसको ना। सो इसको एक साथ बोलेंगे तो इसको रैंडम वेक्टर बोलेंगे, ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। सो रैंडम वेक्टर की हमारा ये मीनिंग है। सो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा, ज्वाइंट पीडीएफ, ज्वाइंट पीएमएफ, ज्वाइंट सीडीएफ।
ये डिफाइन करना ना मुझे कि व्हाट इज जॉइंट पीडीएफ। तो ये सब तो बिल्कुल पैरेलल डेफिनेशन चलेगा। अब जैसे हमने वन वेरिएबल केस में डिफाइन किया उसी का एक्सटेंशन हो जाएगा अब टू वेरिएबल केस में, ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा, बस उसको एक्सटेंड कर देंगे हम लोग। सो डेफिनेशन तो वैसे ही है, देख लो, फिर मैं बाद में देखता हूँ, फिर लिख लो। सो अगर मैं बात करूं कि लेट, है ना, सो x1 एंड x2 आर, ये xy लेके चलूं, xy का तो मैं डिफाइन करता हूँ जॉइंट पीएमएफ डिफाइन कर देता हूँ सिंपली। इसमें क्या सिलेबस में क्या क्या बोला है पहले, रैंडम वेक्टर का जॉइंट इन मार्जिनल सीडीएफ, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस टाइप रैंडम वेक्टर। ये वही बात है, देखो अब जैसे इफ लेट्स से x1 एंड x2 आर बोथ, है ना, दोनों डिस्क्रीट है, बोथ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, देन, है ना, आप सिंपली अगर ऐसा लिखोगे x इज इक्वल टू x1 कॉमा x2, सो दिस इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो वही कॉन्टिन्यूअस होगा, तो इसी को अगर कॉपी पेस्ट कर लें, सो डिस्क्रीट की जगह आप कॉन्टिन्यूअस लिख लो। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर हो जाएगा उस तरीके से। सो अब एक साथ है तो इसका आप जॉइंट पीडीएफ लिखोगे, तो इसके पास क्या होगा, जॉइंट पीडीएफ होगा, सॉरी डिस्क्रीट है ना, इसके पास जॉइंट पीएमएफ होगा। सो इसके पास, आपके पास है ना, इसके पास है जॉइंट पीएमएफ, इसके पास होगा जॉइंट पीडीएफ। सो वो डिफाइन करना है, जॉइंट पीडीएफ जॉइंट पीएमएफ, फिर जॉइंट सीडीएफ भी वैसे ही डिफाइन होगा। चलो पहले पीडीएफ ही डिफाइन कर लेते हैं। जॉइंट पीएमएफ डेफिनेशन, सो ये बिल्कुल पैरेलल चलेगा, ठीक है, जैसे वन वेरिएबल का केस था कि मान लो ऐसा है, लेट x एंड y बी टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, है ना, या इसी को मैं ऐसा बोलूं, और एक्स वाई बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर, सेम बात है, रैंडम वेरिएबल था, रैंडम वेरिएबल्स और ये रैंडम वेक्टर, सेम चीज ऐसे लिखना चाहो आप तो उसके हिसाब से लिख सकते हो, रैंडम वेक्टर। सो जॉइंट पीएमएफ ऑफ, या फंक्शन है, कोई फंक्शन ले लो, है ना, सो अ फंक्शन स्मॉल पी एक्स कॉमा वाई बोल दो, इसका मीनिंग हालांकि ये होगा x इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई। सो कॉमा का मतलब यहाँ बीच में इंटरसेक्शन ही है, सो इसका मतलब है इंटरसेक्शन है, सो मीनिंग इसका वो है। तो अगर आप इसका मीनिंग देखोगे तो वही चीज़ है कि इंटरसेक्शन है, कि x इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू वाई। सो ये चीज़ है, मीनिंग यही है कि इसका मीनिंग ये होगा कि इंटरसेक्शन है दोनों का। सो दिस इज कॉल्ड जॉइंट पीएमएफ इफ एंड ओनली इफ। सो क्या कंडीशन थी, जो पहले कंडीशन थी वही यहाँ भी होगी, क्या क्या होगी, सर pxy greater than equal to 0, हाँ, और उसका समेशन जो होगा वो 1 होगा, है ना, फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, एंड दूसरा डबल समेशन p x y x माइनस इन्फिनिटी टू y, सॉरी इन्फिनिटी, और y माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट के लिए हो गया, यही चीज हम कॉन्टिन्यूअस के लिए लिख सकते हैं। सो ये किसका डेफिनेशन हो गया, ये हो गया जॉइंट पीएमएफ का। अगर आप जॉइंट पीडीएफ लिखोगे तो सिमिलर वे में डिफाइन कर सकते हैं जॉइंट पीडीएफ। तो देखो मैं आगे डिफाइन कर देता हूँ। सो जॉइंट पीडीएफ, है ना,
सो यहाँ से ये पीडीएफ है, तुम्हारे पास 2 रैंडम वेरिएबल है एक साथ जो दोनों कॉन्टिन्यूअस होगा। सो लेट ऐसे लिखता हूँ मैं, एक्स वाई बी अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर। सो लेट एक्स वाई बी अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर। सो हमें क्या देखना है, ज्वाइंट, सो एक फंक्शन है, लेट से अ फंक्शन f of x comma y is called, so a function f of x comma y is called joint pdf of x and y बोल दो या रैंडम वेक्टर x y बोल दो, यहाँ अलग अलग ना x and y, या आप लिख सकते हो x y, है ना। so if you want to write this if and only if, so same condition कि जो f of x comma y, अब f of x comma y प्रोबेबिलिटी एट x प्रोबेबिलिटी एट y नहीं, एक फंक्शन है जो किसी इंटरवल पे प्रोबेबिलिटी बताएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 ही रहेगा, है ना। सो वह जहाँ जैसे वहाँ हो रहा था कि कॉन्टिन्यूअस में पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 होता था प्रोबेबिलिटी, सेम यहाँ पे भी है। सो दिस क्वांटिटी शुड बी मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x comma y belongs to R। दूसरा डबल इंटीग्रेशन, अभी कल डबल इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, यहाँ को जरूरत पड़ेगी अब। डबल इंटीग्रेशन f ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ मैंने जस्ट एफ एक्स वाई लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते, नोटेशन लिख सकते हो। तो मैं यहाँ एक्स वाई जैसे वन वेरिएबल नोटेशन में फॉलो कर रहा था, तो यहाँ भी लिख देता हूँ एक्स कॉमा वाई। तो कहने का मतलब ये है, सो ये जो मैं एक्स वाई लिख रहा हूँ ये रैंडम वेरिएबल्स है, और यहाँ जो लिखते हैं सो ये किस वेरिएबल के टर्म में लिखना चाह रहे हो आप। अब यहाँ यू भी लिख सकते हो, यू भी है ना, एस टी समथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बता रहा है किस रैंडम वेरिएबल का ज्वाइंट पीडीएफ है। डी एक्स डी वाई, आप यू भी लिख लो, डी यू डी वी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू 1। तो ये आपका हो गया डेफिनेशन ज्वाइंट पीडीएफ और ज्वाइंट पीएमएफ का। सो अभी एक रिसेंटली एक क्वेश्चन जैम गेट 2023 में आया था कि उसमें आपसे पूछ रहा था कि बताओ सी क्या होगा ताकि वो ज्वाइंट पीडीएफ हो। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं आगे बताता हूँ। सो देखो ये समझ, ये ज्वाइंट, ये क्या है। अब देखो नोटेशन यहाँ पे देखो थोड़ा सा इन्होंने कैसे किया है, यहाँ एफ एक्स वाई लिख दिया है, देख हमें लगेगा ज्वाइंट पीडीएफ है, लेकिन ऊपर लिख रखा है इसने कि ज्वाइंट पीएमएफ है ये, है ना। तो देखना ध्यान से, ये वीकर जो प्रसन्ना साहू वाली बुक है उसमें भी यही करता है, वो सेम नोटेशन यूज करता है पीडीएफ का। तब देखना है क्या दे रखा है, सो एक्स वाई हैव ज्वाइंट पीएमएफ, ये ज्वाइंट पीएमएफ दे रखा है ना। सो आपका, और यहाँ से आपको पूछ रहा है ई वाई वेरियंस वाई, इस तरह के क्वेश्चन है। ज्वाइंट, ये सब ज्वाइंट पीएमएफ है यहाँ पे। सो आपको ज्वाइंट पीएमएफ दे रखा है। तो इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ कंडीशनल है। तो मैं तो जैम गेट का ढूंढ रहा था, यहाँ ई वाई पूछ रहा है ना। ये सब क्वेश्चन ठीक है ना, बस सॉल्व करना आना चाहिए, कैसे सॉल्व करना है, ये प्रैक्टिस करके ही आएगा। अच्छा, तो यहाँ आपसे पूछ रहा है ज्वाइंट पीएमएफ दे दिया है, और ये स्टेटमेंट पूछ रहा है। ये सब तो इजी है, कर लोगे ना, इसमें तो हो जाएगा।
अभी मैं क्या पूछ रहा था, ये क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा, देखो इसको सॉल्व करो आप लोग जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, तो आपसे पूछ रहा है सी की वैल्यू क्या होगी, ये इसी बार गेट का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, आ रहे हैं मतलब इस तरह के भी आ रहे हैं मतलब। तो आपको बताना है कि इसमें क्या वैल्यू होगी आपकी सी की। जल्दी बताओ सब लोग, सॉल्व करें। क्वेश्चन विजिबल है कि नहीं? सो ये दे रखा है पी एक्स कॉमा वाई जो है सी अपॉन 2 की पावर x प्लस वाई प्लस 2। कब? ये कब है? जब x की वैल्यू 0 1 2 डॉट 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 कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अच्छा y की वैल्यू भी कोई लिमिट नहीं है, 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, लेकिन कंडीशन ये है कि x नॉट इक्वल टू वाई है। इस कंडीशन पे दे रखा है तुम्हें, है ना? तो ये तब है जब ऐसा हो रहा है। देखो ये क्वेश्चन है, मैं ये लिख रहा दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, क्लियर होगा? एक तुम्हें क्या करना है, मैं रिपीट लिख दिया है कि ये आपका पीएमएफ है इस कंडीशन पे। तो आपको बताना है कि सी क्या होना चाहिए ताकि ये ज्वाइंट पीएमएफ हो जाए।
एक्सपेंशन का फॉर्मूला निकाल कर। हाँ बताओ, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप क्या आंसर लिखोगे? इस तरह सोच के करो आप। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है भी है, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप क्या लिखोगे? वहां पे आप क्या कहोगे? सर इसका आंसर डी है। देखता हूँ, आंसर तो पता नहीं, चेक करते हैं। सर सी है। सी है? अच्छा, अच्छा डी क्या बोल दिया? एक्स वाई भी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट तो मैंने पढ़ाया नहीं अभी डिटेल में, हालांकि बता रखा हूँ कि इंडिपेंडेंट कब होता है, जब एक्स का मार्जिनल और वाई का मार्जिनल का प्रोडक्ट एक्स वाई के ज्वाइंट के इक्वल हो जाए, इफ एंड ओनली इफ होता है, डेफिनेशन है ये। ओके 47 है ना, तो एक बार आंसर देख लेते हैं। सर सी होना चाहिए वो ग्रेटर देन। 47 है ना, सी ऑप्शन है, ठीक है। सो 47 का सी है, 48 का डी है। सर सी का वैल्यू तो 1 आ रहा है मेरा। 1 आ रहा है, देखते हैं। सर नहीं, तो देखो गलती, लोग गलती कहाँ करते हैं, इस कंडीशन को छोड़ देते हैं। अरे मतलब ये जो कंडीशन है ना, सर ये कंडीशन कोवेरिएंस की तरह ट्रीट की होगी सर। जब x इक्वल्स टू y की लेते तो n into n माइनस टाइम्स हम करते हैं, ना कि 2n टाइम्स। हाँ वैसे सोच सकते हो। अच्छा अगर मैं पूछ लूं आपसे कि x इज इक्वल टू वाई होने पे इसका सम क्या आएगा? अगर आपसे ये पूछ लूं मैं सीधा सीधा कि पी एक्स वाई x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 से कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो मतलब ये ऐसा हो गया p11 प्लस p22 एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसा हो जाएगा। तो एक समेशन लगा लो, एक्स वाई को इक्वल कर दो, तो c अपॉन 2 की पावर 2x प्लस 2, ऐसा हो जाएगा। और x फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। मैं जस्ट ये चेक कर रहा हूँ x इज इक्वल टू वाई होने पे क्या होगा। तो यहाँ से कितना आ गया? लगा लो, वो लगा लो, क्या बोलते हैं इसे, ज्योमेट्रिक सम। तो 1 रखोगे तो 2 की पावर 4, 2 रखोगे तो 2 की पावर 6, फिर ऐसे ही 2 की पावर 10 चलता रहेगा। तो ये सम तुम्हारा आ गया c टाइम a अपॉन 1 माइनस आर। a है 1 बाई 2 की पावर 4, 1 माइनस आर, आर कितना चल रहा है 1 बाई 2 स्क्वायर, ठीक। तो कहने का मतलब ये हो गया कि फाइनली ये जो वैल्यू आई ये 1 बाई 16 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 4, 3 बाई 4 हो गई। तो c टाइम, तो ये 4 से काट दो, 4 टाइम, अरे चेक कर लो एक बारी। x की वैल्यू 0 से। अच्छा 0 से थी क्या? ओ तो मैं तो 1 से ले लिया गलती से, 0 से। सर आपने 1 से ले लिया। हाँ तो बढ़ जाएगी वैल्यू, थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी, तो 1 प्लस, तो 1 वो मैंने गलती से ना 1 से स्टार्ट कर लिया, 0 से थी। तो यहाँ से 1 आ जाएगी फर्स्ट टर्म, फिर एक मिनट चेक कर लेते, 1 नहीं आएगी, 2 0 रखेंगे ना, तो 2 स्क्वायर, 1 बाई 2 स्क्वायर आएगी ना। अच्छा 2 स्क्वायर से, मतलब वही एक बार क्या चल रहा है, ठीक है। देखो सो यहाँ पे क्या है, 0 रखेंगे तो 1 बाई 2 स्क्वायर, 1 बाई 2 की पावर 4, 1 बाई 2 की पावर 6, 1 बाई 2 की पावर 8 चलती रहेगी, ठीक। सो अब आ जाएगी 1 बाई 4 फर्स्ट टर्म है, 1 माइनस 1 बाई 4, यस सी बाहर है।
तो सी बाहर है। अब देख लो कितने आ गए, सी बाई 3। तो ये क्या आई, मैं तो बस ये चेक कर रहा था कि एक्स वाई इक्वल है तो क्या वैल्यू आएगी, है ना। चलो अब आपसे पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है कि ये हमें पता है कि ये जो समेशन है, दिस समेशन पी एक्स वाई इक्वल टू 1 होगी। x अगर 0 से इन्फिनिटी है, y 0 से इन्फिनिटी है और एक्स वाई डिफरेंट है, तब ये 1 होगी, है ना। तो मैंने क्या किया, x इक्वल टू वाई पे पहले वैल्यू निकाल ली। तो अगर मैं ये रेस्ट्रिक्शन हटा दूं, है ना, तो मैं क्या कर सकता हूं, बिना रेस्ट्रिक्शन, देखो इसको अलग अलग कर लो। सो 1/2 की पावर x, 1/2 की पावर y, 1/2 का स्क्वायर, समेशन x फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, समेशन y फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। ये मैंने बिना रेस्ट्रिक्शन के लगा दिया ना। अब जो प्रोबेबिलिटी एक्स्ट्रा है वो मैं घटा देता हूँ, c/3 इंटू सी है इक्वल टू 1। ये समझ आ रहा है क्या किया मैंने। तो x नॉट इक्वल टू y था ना, तो इसको इसमें इंक्लूड कर दिया यहाँ पे, और इंक्लूड करने एक्सक्लूड किया, फिर हटा दिया इसको, -c/3 कर दिया। अब ये तो अलग अलग कर सकते हो ना, तो 1/4 बाहर है, समेशन 1/2 की पावर x फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, समेशन 1/2 की पावर y फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। यहाँ c भी है, c/4 और -c/3 इज इक्वल टू 1। ये सम तो निकालना आसान है, तो c/4 ये सम कितना आएगा, a/1 - r 2 इंटू 2, चेक कीजिए आप लोग। और ये बस चेक करना वो सही किया, तो वहां कहीं मिस्टेक कर दिया, चेक करना ही पड़ी। x0 y0 मतलब x इक्वल y के रखना था ना। तो x 2x + 2 मतलब 4 की पावर ना, वहां पे एक्चुअली x + 1 है। हाँ ठीक है, मतलब ना r ठीक है वहाँ पे ना। तो वो c/3 आई थी, 3/4 कैंसिल होके, तो यहाँ से आपका आ गया -c/3 इज इक्वल टू 1। अब ये कितना हो गया, कैंसिल हो गया, c - c/3 कितना हो गया, 2c/3 इज इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू आ गई 3/2। अब तुम चेक करो भाई, मतलब मैंने क्या कहा कि आप सीधा इस कंडीशन को इग्नोर करते हुए पहले सम निकाल लो, x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, y की वैल्यू 0 बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, तो वो आ जाएगी आपकी c आ जाएगी सीधा सीधा, है ना। अब क्या किया मैंने, वो x नॉट इक्वल टू वाई लेना था, मैं x इक्वल टू वाई लिया है, तो मैं उसको सबट्रैक्ट करूंगा जो x इक्वल टू वाई लेने पे जो आई होगी। चेक करो भाई, आप लोग किसी में किसी का आया था, किसी का 2 कैसे आ रहा था, तुम लोगों का 2 कैसे आया, अरे माइनस कैसे आएगा, वो जो सेकंड स्टेप है ना, वो -c/3 = 1 किया। हाँ ओके। सर जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि बोल रहा था n × n - 1 वाला, वैसे हाँ। ही 3/2 ही आ रहा है, उससे कितना आ रहा है, तो सही है मतलब वही सेम ही आ रहा है जो आपका इसमें करते ठीक है। हाँ फिर हैं। वो तो वही मैंने है, ऐसे करा कि ज्योमेट्रिक सम को ऐसे कन्वर्ट कर दिया, एक ही 1/2 n टाइम्स और 1/2 n - 1 टाइम्स, ओके ओके। ये सम जाएगा बेसिकली x और y की जगह, हाँ सेम ही आ रहा है। ठीक है। ओके। हाँ आएगा वही चीज, तो जैसे तुम्हें समझ आ रहा है ना, तो मैंने क्या किया, पहले पूरे निकाल दिए बिना कंडीशन के, फिर वो जितना मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, x इक्वल टू वाई वाले टर्म इंक्लूड कर दिए, बाद में एक्सक्लूड कर दिए, बैलेंस कर दिया, ऐड सब्ट्रैक्ट। ठीक है चलिए, तो ये तो है ना, यहाँ पे मेनली डेफिनेशन भी चेक कर रहा है, लेकिन साथ में आपको वही चेक कर रहा है कि सीरीज का सम निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, है ना। मतलब यहाँ पे किस तरह की सीरीज बन गई, तो ये थोड़ा मैथमेटिक्स है ना, बाकी डेफिनेशन के बाद तो पूरी मैथमेटिक्स ही चल रही है, तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे ना तभी तो। एनीवे तो ये गेट का ही क्वेश्चन इसी साल का है, तो आपको डाउट नहीं, मतलब दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलो अब आते थोड़ा पीडीएफ पे, क्वेश्चन पीडीएफ का लिख लो।
देखो तो ये क्वेश्चन है, इफ ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ XYB C टाइम 1 प्लस XY अगर mod x लेस देन 1 कॉमा mod y लेस देन 1 0 अदरवाइज। सो आपको बताना वैल्यू ऑफ C। सो बस एक एक क्वेश्चन में लिख दिया। वो पिछला क्वेश्चन था ज्वाइंट पीएमएफ के डेफिनेशन पे, ये क्वेश्चन है ज्वाइंट पीडीएफ के डेफिनेशन पे। आप ट्राई कीजिए, इजी है ऐसे तो। So 1/4. ओके, सबका ये आ रहा है, देख लीजिए। तो Yes, sir. ओके है ना, सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, आप सिंपली डबल इंटीग्रेट कर लोगे, आ जाएगा। और ये कल ही तो इंटीग्रेशन पढ़ा आपने, ये हाउ टू इंटीग्रेट, और आता ही है ऐसे पहले से तो आप लोगों को। सो इसको 1 रख दो तो देख लो C 1/4 आ जाएगी। किसी को डाउट हो तो बता सकते हो, अगर नहीं आ रहा हो तो। ये सो डेफिनेशन है, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और जो सपोर्ट है उस पर इंटीग्रेट करके 1 आना चाहिए आंसर, तो उससे हो जाएगा। चलें तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या देखा है, ज्वाइंट पीएमएफ, ज्वाइंट पीडीएफ, है ना। अब आता है ज्वाइंट सीडीएफ कैसे निकालोगे। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ज्वाइंट सीडीएफ। अब सीडीएफ का तो कॉमन नोटेशन है, चाहे डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूअस हो, डेफिनेशन तो कॉमन ही रहता है इसका। सो हाउ टू डिफाइन ज्वाइंट सीडीएफ। So let xy be a random vector। तो हमें डिफाइन करना है कि कोई फंक्शन है। सो अ फंक्शन So how to define?
वैसे वन वेरिएबल में था, क्या लिखेंगे इसको? माइनस नहीं, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। तो कैपिटल X लेस देन इक्वल टू X, कॉमा कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू Y, ये डेफिनेशन। और इसको अगर आप, इसका मीनिंग वही है फिर से कि दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, ये एक सेट है ना, इसका मीनिंग वही है, दिस इज द मीनिंग। बाकी बाद में आप ज्वाइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे ना, सो वो तो आपका है कि आप जानते हो आप क्या करोगे, इसको फाइंड करना है तो वो जो ज्वाइंट पीडीएफ था, देखिए वहाँ एक्स वाई तक कराने, वेरिएबल एक्स वाई हटाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे वेरिएबल जस्ट हटाएंगे, तो ये वेरिएबल को जस्ट आप कुछ दूसरे टर्म में लिख लो। तो u की लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू x और v की लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू y। ठीक है, सो ये तो हो गया डेफिनेशन। एक क्वेश्चन करके देखो, ज्वाइंट सीडीएफ निकाल के देखो जरा। सो क्वेश्चन है, डेफिनेशन ठीक है ना, नोट कर लो, कोई डाउट हो बताना, डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो ये ज्वाइंट सीडीएफ का डेफिनेशन है, जो भी वन वेरिएबल हमने डिफाइन किया था, पीएमएफ, पीडीएफ, सीडीएफ, उसी को मैं ज्वाइंट में डिफाइन कर रहा हूँ। सिमिलर ही है, आप देख रहे हैं, बस एक्सटेंड हुए जा रहे हैं ना, एक वेरिएबल का था, अब ये टू वेरिएबल का हो रहा है, तो वही एक्सटेंशन है जस्ट। तो पहले ज्वाइंट सबका डिफाइन कर लेते हैं, फिर और कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं वो देखेंगे, फिर पीवाईक्यूज तो करेंगे। तो उससे है ना, पीवाईक्यूज करने का पर्पस ये है कि उससे आपको पता चले कि एग्जाम में किस लेवल के कॉन्सेप्ट आते हैं, क्या पूछ रहा है एक्चुअली, तो उस तरह से है। चलो, तो एक क्वेश्चन ये है, अभी मैंने पीडीएफ लिखा था, तो क्वेश्चन था ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई इज, अभी लिखा था मैंने ये 1/4 टाइम 1 प्लस एक्स वाई, यही था ना। सो फॉर मॉड एक्स लेस देन 1, मॉड वाई लेस देन 1, तो आपको ज्वाइंट सीडीएफ बताना है इसका। ठीक है, जीरो अदरवाइज। सो बता ज्वाइंट सीडीएफ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मान लो इस तरीके से एक्स वाई है ना, या ये क्या है, ज्वाइंट पीएमएफ है ना। ट्राई कीजिए, तो ये ज्वाइंट पीएम लिखा हुआ है, आप इसको उसमें भी लिख सकते हैं, मैंने टेबल बना के लिखा है, और इसको अगर कोई ऐसे लिखना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सो दिस इज सेम एज someone may write like this कि 1/12 when x is 0 y is 0 है ना, 1/6 when x is 0 y is 1, फिर 1/6 when x is 1 y is 0, 7/12 when x is 1 y is 1 है ना, and 0 otherwise। आ गया पीछे, अच्छा।
सो 0 अदरवाइज। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, बात बराबर है हाँ? तो दिस इज ऑल्सो रिटन लाइक दिस। कैलकुलेट करो, इससे आइडिया रहेगा सारा क्या आता होगा। इसमें 0 के ऊपर 7/x लिख क्या 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 आया? इसमें जॉइंट पीएमएफ जो आपने देखा है ना, हाँ वो 7/x है क्या? 7/12। अरे ये 7/12 है, इसे लिख है। वही इसी को लिखा है, सेम है दोनों। वही चीज मैंने दो तरीके से लिख के दिखाया, 7/12 है ये। 7/12, 0 अदरवाइज। तो ये टेबल में लिखो या ऐसे लिखो, मैं कहा दोनों सेम चीज है। यू राइट दिस वे और दिस वे, ज्वाइंट पीएमएफ को। कितना टाइम लगेगा भाई, मैं सॉल्व करूं? तो
सर ये जो फर्स्ट वाले का सीडीएफ है वो बहुत बड़ा है। अच्छा ऐसा है क्या? तो सर मेरा पावर 4 2 फिर सिंबल फिर एक कांस्टेंट भी है, काफी सारी टर्म्स आ गई। सर ये टर्म्स आ तो गई होगा उसमें। कैसे है ना, -1 to y और -1 to x। हाँ जी, तो इसमें केसेस बहुत बन जाते हैं नहीं? उसमें सेकंड वाले में समझ में नहीं आ रहा कि रेंज अगर 0 to x में फिर वो सॉल्व कैसे करेंगे। सो यहाँ पे कैसे निकालना है CDF? ये तो इंटीग्रेशन था। अच्छा यहाँ मैंने इंटीग्रेशन लिख दिया है। तो इंटीग्रेशन तो तब करेंगे ना जब आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। सो कॉन्टिन्यूअस में इंटीग्रेशन होगा ना। सो डिस्क्रीट में तो समेशन होता है। तो ये जो लिखा है हमने, डिस्क्रीट में तो समेशन होगा। सर फिर वो समेशन भी तो 0 to x होगी। हाँ 0 to y होगी। तो वो ही नहीं समझ में आ रहा सर, आगे कैसे मुश्किल है। ठीक है, डिस्क्रीट में ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे जो भी है, मान लो आप, है ना। तो इंटरवल कुछ ऐसा बनेगा क्या कि 0 जब x 0 to 1 है और y जब 0 to 1 है तो उनका इंटरसेक्शन लेना है, और x greater than equal to 1 है और y greater than equal to 1 है तो अच्छा मैं करके देखता हूँ, क्योंकि आंसर मैंने खुद ही क्वेश्चन लिख दिया है, क्योंकि आंसर मुझे पता नहीं। मुझे ऐसा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा या तो पहले जिसका आंसर पता हो, ताकि आप मैच कर सके, है ना। कोई बुक का क्वेश्चन देख लो, कोई बुक में ऐसा क्वेश्चन मिले जहाँ पे ज्वाइंट PDF दिया, ज्वाइंट CDF पूछ रहा हो, सोल्यूशन किया हुआ हो, तो उससे मैच करने में आसानी होगी। कोई ऐसा क्वेश्चन देखो, मैं देख लेता हूँ। है ना, तो इसकी वैल्यू अगर कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस के केस में ये लिखेंगे, है ना, इंटीग्रेशन होगी। डिस्क्रीट है तो समेशन होगी। तो ये जॉइंट PMF है, ये जॉइंट PDF, तो उसको इंटीग्रेशन हो रहा है। चलिए ट्राई करके देखते हैं, आइए। तो हालांकि तुम्हें पहले डिस्क्रीट का बताता हूँ, ये आसान रहेगा। तो इसमें क्या है, अलग अलग पॉइंट पे मास दे रखा है। तब आप जब सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, जैसे CDF लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, 0 1, y की पॉसिबल वैल्यू क्या है, 0 1। जब आप जॉइंट CDF लिख रहे हो डिस्क्रीट में, मैं सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ पहले। तो डेफिनेशन तो पता ही आप लोगों को कि कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x, कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू y। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, आप देखो ध्यान से। तो आपको इंटरवल कैसे ब्रेक करना है, देखो 0 1 0 1 है ना। तो ऐसा होगा कि जब x की वैल्यू 0 से कम है और y की वैल्यू 0 से कम है, फिर x मोर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन 1 है, y को फिक्स रखो। जब x मोर देन इक्वल टू 1 है, y लेस देन 0 है, अब ये फिक्स रखो। यही तीन पॉसिबिलिटी है। उसके बाद अब y का अगला स्टेप लो, तो यहाँ पे अब होगा y जब मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 है, तो उस केस में x लेस देन 0 तो ही चुका ना। अच्छा y लेस देन 0 तो 0 ही होना है, तो ये अलग केस बनाने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि या तो y लेस देन 0 हो या x लेस देन 0 हो, कोई भी एक हो और है, तो उस केस में बाकी में कॉमा का मतलब एंड होता है, और अलग से लिखा रहेगा, OR अलग से लिखा रहेगा, कॉमा का मतलब एंड है, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपली x लेस देन 0 और y लेस देन 0, यहाँ पे ये केस है कि जब ऐसा हो और y भी मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 हो, x, हाँ ये वाला केस बनेगा। इक्वल टू तो नहीं लेंगे यहाँ पे, तो सिर्फ लेस देन लेंगे। आपको याद है CDF 1 वेरिएबल में कैसे लिखते थे? अच्छा वो मुझे लिखना पड़े, समझाना पड़ेगा कोई फंक्शन कब होगा, ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं, पहले आप ये देख लो। तो यहाँ से आपके पास हो गया
ऐसा है, और x फिर से सो x लेस देन 0 है ना, 0 to 1 दिस, ये फिक्स है। अगला हो जाएगा y मोर देन इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 हो सकती है, ठीक है। और x मोर देन इक्वल टू 1, y मोर देन इक्वल, देख लीजिए और कोई केस बनेगा? सारे केस आ गए, x लेस देन 0 या y लेस देन 0 खत्म। अब x है ना 0 से 1 के बीच में, y 0 से 1 के बीच में हो, तो x को हमने इंक्रीज किया, x मोर, हाँ सारे आ गए। आ गए ना। तो अब क्या करना है आपको, देखो आप सिंपली आप चेक करोगे आप कि जब x लेस देन 0 या y लेस देन 0 है, सो एक्चुअली x लेस देन, ये आपको पता है ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन है बीच में। सो इंटरसेक्शन बीच में, इसका मतलब ये हुआ कि आप देखो यहाँ एक्स वाई कोई फिक्स नंबर है, आप वन वेरिएबल वाला सीडीएफ याद करो, वैसे ही करूंगा। सो यहाँ एक्स वाई कोई फिक्स नंबर है, आप मान लो -1 ले लिया, तो x लेस देन इक्वल टू -1, कोई वैल्यू ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है ही नहीं x लेस देन -1 पे, है ना, तो 0 हो जाएगी। मतलब ये एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन समथिंग, तो एम्प्टी सेट प्रोबेबिलिटी एम्प्टी सेट, तो ये तो 0 आएगा। अब x 0 के 1 के बीच कोई नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल यू टेक 0.5, y 0 से 1 के बीच क्या, सपोज 0.5, तो यहाँ x को 0.5 रखो, y को 0.5 अगर रखोगे, तो ये ब्रेक कैसे कर रहे थे हम, जो भी पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से जो सपोर्ट में है। तो अगर मान लो x लेस देन इक्वल ना, आप यू कैन चूज x बिटवीन 0 एंड 1 एनीथिंग, तो यहाँ बस 0 और y 0 वाला काउंट होगा। तो x 0 y 0 क्या था, तो x 0 y 0 वाला 1/12 था, तो यहाँ 1/12 आएगा। जब x मोर देन इक्वल टू 1 है, फॉर एग्जांपल x को 2 ले लो, तो x को कि 1 क्या है कुछ था नहीं, इसीलिए तो 2 ले लिया, और y 0 से 1 में x को तुमने 2 ले लिया मान लो, तो तुम फाइंड करके देख सकते हो, मैं वैसे कर रहा हूँ, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो कि, है ना, कि प्रोबेबिलिटी अगर मैं बात करूं CDF, मैं तो जैसे बोल रहा था ये 0.5, अब तुम खुद ही ट्राई करके देखो कि x लेस देन, तो ये इक्वल आएगा x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, इसके हिसाब से आप चेक करके देखो, क्योंकि इसका मीनिंग है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0.5, y यही वाली सेटिस्फाई करेगी बस। अब दूसरे कैसे मैंने कहा x मोर देन 1 है ना, मान लो 2 ले लो और यहाँ हाफ ले लो, तो यहाँ आ गया x लेस देन इक्वल टू 2 और y लेस देन हाफ इक्वल टू हाफ, यहाँ क्या क्या सेटिस्फाई करेगी, तो y बराबर 0 फिक्स हो गया, y 0 ही सिर्फ ले सकता है वैल्यू, तो ये फिक्स है। सर x को वैल्यू ले लेगा, हाँ, सो x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, 0 1, तो ऐड कर देंगे। तो 0 0 0 1 ऐड कर दो, तो 0 0 0 1 0 0 और 0 1 ऐड हो जाएगा, सर 3/12 आ जाएगा, तो 3/12 आ जाएगा, यस। सो ये 3/12 आ जाएगा। फिर अब यहाँ पे मैंने x को वो किया कि x 0 से 1 के बीच फिक्स है, तो मान लो 0.5, y मोर देन 1 है, तो अब x 0 फिक्स हो जाएगी, तो 0 1 0 0 0 0 0 1, तो 0 0, एक मिनट अभी पिछले क्या था, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैंने x को फिक्स किया ना, तो पहले क्या था चेक करो, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया, हमें लेना था 1 0 0 0 1 0 लेना था, पिछले में 0 0 1 0 लेना था, तो सेम ही आएगा क्योंकि सेम पॉइंट ले रखा है इसीलिए, तो यहाँ भी 3/12 ही आएगा, चेक कर लो। अब क्या करो, x कोई चूज करो इस बीच का नंबर, और y कोई चूज करो इस बीच का नंबर, अपनी मर्जी से जो भी फेवरेट है, और यहाँ पुट करके सिंपली कैलकुलेशन करके देख लो, तुम्हें दिख जाएगा। तो ये सब रफ वर्क है, ये जो कर रहा हूँ ये रफ वर्क है, तो ये रफ में आप करके देख सकते हो ये, ठीक है। जब x मोर देन y, y मोर देन 1, तो मान लो x को 2 चूज करो, y को 2, तो यहाँ x2 y2 रख के देखो, तो x लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू, तो 0 1 0 1, तो सारे पेयर आ जाएंगे यहाँ पे, तो 0 0 0 1 1 0 0 1 1 सारे आ जाएंगे, ऑल 4, तो ऑल 4 ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, 1 ही हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। सो ये आपका जॉइंट सीडीएफ सेकंड क्वेश्चन में, आप चेक कीजिए आपको समझ आया कि नहीं आया। तो वन वेरिएबल में क्या करते थे, अगर आपको मैं यहाँ पूछ लेता, मान लो कि मैं सिंपली आपसे पूछता x का सीडीएफ निकाल के सिर्फ बताओ मुझे, तो क्या आप निकाल पाते, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि इस जॉइंट पीएमएफ से मार्जिनल पीएमएफ
कैसे कैलकुलेट करना है पहले तो वो सीखना पड़ेगा, वो भी हम आएंगे, मार्जिनल वर्ड पे आएंगे। अभी हम जॉइंट पे हैं, सो मार्जिनल पे आएंगे अभी। ठीक है, देखो ये जॉइंट था, अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और है तो पूछो, कुछ पूछना है तो। ये 0101 क्यों चला? क्योंकि वो 01 सपोर्ट में था। चलो नेक्स्ट इस पे आते हैं, पहला क्वेश्चन। सो ये था कि जॉइंट पीडीएफ दे रखा है आपको। सो मेरे पास जो है जॉइंट पीडीएफ कुछ ऐसा है। सो 1/4 1 प्लस एक्स वाई है ना। सो मॉड एक्स लेस देन 1 मॉड वाई लेस देन 1। अब क्या करना है, तो हमें चाहिए जॉइंट सीडीएफ। सो बाय डेफिनेशन करना तो यही है, ठीक। अब यहां इंस्टेड ऑफ राइटिंग आप एफ ऑफ यू भी लिखो। तो अब क्या करोगे यहाँ पे आप, आपके पास है -1 to है ना, x क्या है -1 to 1 और y -1 to 1, तो सपोर्ट तो -1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको आप रिड्यूस करोगे। अच्छा एक्स वाई ने यू भी में लिख लो। सो क्या होगा, क्या ये इतना डिफिकल्ट है? सो पहले आपको u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लो, फिर v के रेस्पेक्ट में कर लेना। आंसर कर दो दिया वैसे होगा। जैसे अगर x मोर देन 1 है, y मोर देन 1 है, तो ये तो 1 ही हो जाना है। जैसे अगर x मोर देन 1 y मोर देन 1, अगर दोनों तो ये तो 1 हो जाना है, तुम चेक कर लो है ना। अगर एक्स वाई को तुम 1 से ज्यादा रखे, मान लो 2 2 रख लिया सपोज, तो -1 से 2 -1 से 2 तो ले नहीं सकते हम, यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मतलब 1 तक ही जा सकता है ना। तो मतलब -1 से 1 -1 से 1, तो टोटल इंटीग्रेशन तो 1 ही आ जाएगा, तो ये ओके है। अब तुम अगर तुम x ले रहे हो लेस देन -1 और है ना, कोई भी एक ले लो, और y लेस देन -1, तो वैल्यू कितनी आएगी? सो यहाँ 0 आएगी, 0। क्योंकि एक बार एक कोई एक 0 हो जाएगा, क्योंकि तुम x लेस देन -1 ले रहे हो, तो -1 से लेस लोगे तो पीडीएफ 0 है, वहां पे जॉइंट पीडीएफ 0 है। अभी तुम्हें समझना पड़ेगा, इसमें कई सारे क्वेश्चंस ट्राई करने पड़ेंगे, तो स्टार्ट विद द इजी क्वेश्चन है ना। कोई भी वाला बुक में एग्जांपल्स होंगे इस तरह के, सो आप स्टार्ट करो उससे। अब दूसरा वाला हमें केस देखना है यहाँ पे। एक केस ये है कि जब तुम्हारा जो हमारे पास x की वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में है, एंड y भी कॉमा मतलब एंड -1 और 1 के बीच है। एक केस होगा कि x तो -1 और 1 में ही है, y मोर देन 1 हो जाए, और एक केस होगा जब x मोर देन इक्वल टू 1 हो जाए और y -1 और 1 के बीच रहे। चेक कर लो अब। सो ब्रेक में वैसे ही करो जहां वहां किया, अब इंटीग्रेट तुम्हें उसके हिसाब से करना है। तो ये रेंज हो गया। अब जैसे तुमने कहा दोनों -1, इसको इंटीग्रेट करके क्या आ रहा है आंसर, कुछ तो आ रहा होगा। ये डायरेक्टली एक्स वाई के टर्म में क्या आ रहा है, ये इतना डिफिकल्ट आ रहा है क्या? तो मैं सॉल्व करूं, देखो तो इक्वल टू -1 to y, पहले u के रेस्पेक्ट में होगा। सो 1/4 बाहर u के रेस्पेक्ट में करते हैं, u प्लस u²/2v, u की लिमिट है -1 to x dv। ठीक है, पहला इंटीग्रेशन किया मैंने, ये तो कल भी हम यही कर रहे थे, सीख रहे थे क्लास में। सो -1 to y। अब क्या होगा, जब तुम्हें x u का x रख दो, x प्लस x²/2 अपर लिमिट है ना इंटू v माइनस, अब x को u को -1, तो -1 प्लस v/2 dv। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट कर लो। सो इंटीग्रेट करोगे तो बाहर तुम्हारा है 1/2 है ना,
मतलब 1/4। अब तुम्हें इंटीग्रेट करना है v के रेस्पेक्ट में, तो x का करोगे v सिंप्लीफाई कर सकते हो चाहो तो, या डायरेक्टली कर लो। x का इंटीग्रेशन v के रेस्पेक्ट में x v, x²/2 एज इट इज, v का v²/2 माइनस +1 हो जाएगा तो ये v आ जाएगा फिर से, और ये माइनस v का, सो v²/2 पहले से 4 हो जाएगा, और इसकी लिमिट है -1 to y। ठीक है जी। अभी इंटीग्रल कैलकुलस इसीलिए है ताकि ये सब आप कर सको आसानी से। तो 1/4, अब जहां जहां अपर लिमिट है y, जहां जहां v है y रख दो, तो ये हो गया xy x²y²/4 प्लस y² 4, ये तो अपर लिमिट से आ गया माइनस। अब जहां जहां v है -1 रखो, तो -x प्लस x²/4 -1 1/4, चेक कर लीजिए। सो जहां जहां v था हमने -1 रख दिया। अब इसको फाइनली सिंप्लीफाई कर लो, सो 1/4, ठीक। सो यहाँ पे है x² y²/4, ये टर्म पहले लिख दिया मैंने, प्लस xy प्लस y, ये माइनस x जगह पे यहाँ लिख दो प्लस x। अब यहाँ से -y²/4 माइनस x²/4 है ना, -x²/4 होगा, चेक कर लो। सो इधर के चारों टर्म लिख दिए मैंने, xy दिस, यहाँ आ गया y, ये -y², फिर ये x इधर चला गया और x²/4 यहाँ आ गया, 1 - 1/4 कर लो इसको कैलकुलेशन, तो हो जाएगा 5/4 माइनस में तो प्लस 5/4, चेक करो यही तो है। सो तो ये वाली वैल्यू कब लिखनी है आपको, सो सिंप्लीफाई और कर सकते हो। तो ये CDF कब है, जब x -1 और 1 के बीच है, ठीक है ना। ये कब है, जब x -1 और 1 के बीच है। सो ये वाला फंक्शन आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। सो आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन है ये यहाँ पे आएगा। ओके, अब जब y > 1 है तो क्या हो जाएगा, तो y को 1 रख दो, क्योंकि 1 से ज्यादा वैल्यू ले नहीं सकती ना ये, तो इसमें y की जगह 1 रख दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, चेक कर लो। जैसे यहाँ पे बोला मैंने y > 1 है, तो y 1 से ज्यादा वैल्यू थोड़ी लेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा सपोर्ट क्या था, -1 to 1 ही था ना। तो अगर CDF में तुम अगर 2 पे CDF निकालोगे ना, तो वही आएगी जो 1 पे आएगी, है ना, क्योंकि 1 से ज्यादा तो है नहीं, मास है नहीं 1 से 2 के बीच, 1 तक ही है। तो इसमें y को 1 रख दो, तो y को 1 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन करके देखो तुम नोटबुक पे, यू रिप्लेस y = 1, जो भी आएगा उसको यहाँ रखना, ठीक है। यू रिप्लेस y = 1, यहाँ से जो आएगा यहाँ पे रखना। फिर x > 1 है, तो इसमें x जहाँ जहाँ 1 रख दो, तो यहाँ पे आएगा वो फिर रखना, तो यहीं से तीनों आ जाएगा। चेक समझ आ रहा है कि नहीं, ये तो फुल रख दो, यहाँ पे y की जगह 1 रख दो, यहाँ पे x की जगह 1 रख दो, और फिर आ जाएगा। आपको मैं इसके पीछे का स्टोरी समझाता हूँ, ऐसा क्यों है। देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जब भी तुम x y > 1 ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर तुमसे मैं पूछता हूँ CDF ऑफ y x, 2 इसी क्वेश्चन में, जरा ध्यान दो। तो डेफिनेशन क्या है, कैपिटल लेस देन इक्वल टू x, कॉमा, अरे यार, कॉमा जो y है आपका, दैट y इज लेस देन इक्वल टू 2। और ये कौन सा सेट है मुझे बताओ, y लेस देन इक्वल टू 2 एम्प्टी सेट होगा या सैंपल स्पेस होगा या क्या होगा। सो व्हाट इज योर रेंज ऑफ y, -1 to 1, ये था ना सब क्वेश्चन में। तो जब आप बोल रहे हो y लेस देन 2, इसका क्या मतलब है, y -1 से 1 पूरा कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें, हाँ है ना। तो ये किसके इक्वल है, ये सैंपल स्पेस का मेरे भाई ओमेगा हो गया ये, और समथिंग इंटरसेक्शन ओमेगा क्या होगा,
फिर ये आगे मैं हालांकि प्रूव करने वाला था कि हाउ टू फाइंड, मैं आप कहना क्या चाह रहा हूँ कि वाई आर वी पुटिंग, सो ये पूरा सैंपल स्पेस जनरेट कर देगा। एक्चुअली कहने का मतलब कि जब भी तुम y मोर देन इक्वल टू 1 ले रहे हो ना, तो ये तुम्हारा सैंपल स्पेस बन गया। जब x मोर देन इक्वल टू 1 ले रहे हो तो ये वाला पार्ट तुम्हारा सैंपल स्पेस बन गया, तो इंटरसेक्शन दूसरा वाला आ जाएगा। और CDF की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी में 1 होती है 1 वेरिएबल में। सो वो प्रॉपर्टी आगे लिखूंगा मैं 2 वेरिएबल क्या है, जो 4 प्रॉपर्टी आप जानते हो 1 वेरिएबल में CDF होने के लिए चाहिए कि इन्फिनिटी में 1, माइनस इन्फिनिटी में 0, राइट, कॉन्टिन्यूअस, नॉन डिक्रीजिंग। ये था 1 वेरिएबल में जो कोई भी 2 वेरिएबल फंक्शन है, मतलब कोई भी एक फंक्शन है जिसको CDF चेक करना है, तो ये 4 कंडीशन चेक करते हैं। तो वैसे यहाँ भी है वो कंडीशन, यहाँ एक एक्स्ट्रा है, 5 कंडीशन है। सो वो भी अभी देखेंगे हम। सो अभी के लिए आंसर क्या हुआ, इसको सिंप्लीफाई करो क्विकली। x को 1 रख दो, मैं भी सकता हूँ। सो देखो, अगर x को सिंप्लीफाई करके x को 1 रखो जहाँ जहाँ x है, और फिर बताओ क्या आ रहा है, तो वो यहाँ आएगा एक में, है ना, इसमें आएगा x को 1 रख के, y को 1 रखो, ये आएगा, बिना पुट किए यही फंक्शन वहाँ जाएगा। तो मैं चेक करना, इसका डिफरेंशिएशन कर दो तुम x के रेस्पेक्ट में एंड y के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो क्या आएगा तुम्हारे पास, वो PDF आ जाएगी। तुम चेक करके चेक कर सकते हो। पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इसको, जो आया आंसर उसको फिर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और चेक करो ये आंसर वही आएगा जो क्वेश्चन था। तो ये PDF आंसर आ जाएगा तुम्हारा, यही वाला आंसर आएगा। चेक करो, और नहीं आ रहा तो मतलब गलत कैलकुलेट किया है। सिंपल चेक करके देखो। तो आना ही है, ठीक है ना, तो आएगा ये एक्चुअली। इसमें मुझे कुछ पूछना है, तो मैंने क्या फाइंड किया है, कॉन्टिन्यूअस के केस में ज्वाइंट CDF फाइंड किया एक्चुअली मैंने। अभी थोड़ा सा शुरू में ऐसा लग रहा होगा ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो गए। मैं कहता हूँ आप प्रैक्टिस करो, मेनली है जो भी टॉपिक है उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको इस तरह से। सर वो x प्लस 1/2 और y प्लस 1/2 वो सिंप्लीफाई करके x प्लस 1/2 एंड y प्लस 1/2 कौन सा, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये आ रहा है x प्लस 1/2। ओके ओके, तो दिस इज x प्लस 1/2, फाइन, x प्लस 1 होल बाय 2। ओके, अरे रुक जाओ एक मिनट। सो द मीनिंग इज, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया है। चलो, तो ये तो 1 फिक्स हो गया, ये 1 होगा इस केस में, और इस केस में 0 है इनिशियली। इस वाले केस में यही फंक्शन यूज करना है, तो ये तो तुम्हें यहाँ लिखना है। अब यहाँ आप बता रहे हो x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, और ये y प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, ठीक है। स्क्वायर तो सर x प्लस 1/2 है। अच्छा, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर क्या सुन लिया, ठीक है, चलिए ओके। अब देख लीजिए बाकी लोग, तो बाकी वही फंक्शन आ जाएगा। तो ये अभी एक तरीका बताया हमने, हाउ टू फाइंड ज्वाइंट CDF। और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर आप ट्राई करो, जैसे कोई भी क्वेश्चन फंसे, मतलब अच्छा सर क्वेश्चन एक भी नहीं हो रहा, मतलब तुम्हें कैसे पता तुमने सारे क्वेश्चन में एक भी नहीं हो रहा, जैसे जो पहला क्वेश्चन जो तुमसे नहीं हो रहा वही मुझसे पूछ लो, तो वो डाउट क्लियर, फिर अगला ट्राई करो। अब बच्चा ऐसे बोलते हैं 1 लाख क्वेश्चन ट्राई किए एक भी नहीं हुआ, मतलब जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो कोई भी जो आपसे नहीं हो रहा है वो मुझसे डिस्कस करो, पहला क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुआ, फिर सेकंड क्वेश्चन के बाद आप ट्राई करो, होगा, ऐसा है। तो आप ट्राई करो, जो भी क्वेश्चन है और आप मुझसे डिस्कस करो, इस तरह से है। एनीवे, तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, ज्वाइंट PDF, ज्वाइंट PMF, ज्वाइंट CDF, ये सब डिफाइन कर रहे हैं। अभी बहुत सारे रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, हाउ टू गेट मार्जिनल, हाउ टू गेट कंडीशनल, वो सब आगे आएगा। सो अभी पहले डिफाइन कर रहा हूँ जस्ट मैं। चलो एक और डिफाइन करते हैं। तो हम लोगों ने ज्वाइंट MGF भी पढ़ ही रखा है, मतलब सिंगल MGF। सो ज्वाइंट MGF कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब रैंडम वेक्टर के केस में सारी क्वांटिटी कैसे फाइंड करेंगे वो बता रहा हूँ आपको। फिर बाद में इनका अपना प्रॉपर्टीज बहुत सारी है, वो हम देखेंगे। सो ये जो ज्वाइंट वाली चीजें वो डिफाइन कर रहे हैं। तो ज्वाइंट MGF,
ठीक है। सो अ फंक्शन क्या लिखते हैं इसको, एम एक्स कॉमा वाई, क्या लिखूं, T1 कॉमा T2 या T कॉमा S, क्या लिखते हो तुम लोग? सर T1 को मत। सो T1 कॉमा T2 के टर्म में लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड जॉइंट MGF ऑफ XY इफ एंड ओनली इफ, कब बोलेंगे इसको, जब ये ऐसा होगा। सो वन वेरिएबल में क्या डेफिनेशन था, जस्ट डेफिनेशन एक्सटेंड हो रहा है, तो वन वेरिएबल में क्या था, एक्सपेक्टेशन e की पावर tx, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेक्टेशन क्या, नहीं नहीं, e की पावर t1 x सर T1 x प्लस T2 y। y, इस तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि दो रैंडम वेरिएबल है ना। तो ये डेफिनेशन हो गया ज्वाइंट MGF का, है ना, चाहे डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूअस। जैसे तो उसके लिए मुझे पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा E क्या होता है ना। सो ज्वाइंट मोमेंट या ज्वाइंट एक्सपेक्टेशन, तो ज्वाइंट एक्सपेक्टेशन का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, मुझे ये बोलना पड़ेगा। ज्वाइंट एक्सपेक्टेशन कोई ऐसा टर्म है नहीं, मतलब ये वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है ज्वाइंट एक्सपेक्टेशन का, ज्वाइंट मोमेंट वर्ड है, ठीक है ना। तो मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो कहने का मेरा मतलब ये है सिंपली, अगर आपसे जैसे पूछ लो ई ऑफ कोई फंक्शन है g ऑफ x कॉमा वाई, तो जैसे वन वेरिएबल में जब e ऑफ gx होता था तो क्या करते थे, एक्सपेक्टेशन gx टाइम pdf ऑफ x। अब मेरे पास टू वेरिएबल का फंक्शन है, मुझे इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है। अब क्या टू वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x प्लस वाई हो सकता है, x इंटू वाई हो सकता है, x अपॉन वाई हो सकता है, एक्स वाई स्क्वायर, कुछ भी ऐसा इस तरह से x प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, लाइक कुछ भी हो सकता है इन एक्स एंड वाई। तो हाउ टू डिफाइन, तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस के अलग होगा, डिस्क्रीट के अलग होगा, तो हाउ टू डिफाइन। सो पहला, अगर ये डिस्क्रीट हुआ, डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर होगा तो क्या होगा, समीशन होगा दोनों e of x into e of x। ठीक है। तो मैं बस आपको दिखा रहा हूं कि हाउ टू, कैसे हम एक्सटेंड कर रहे हैं। यही चीजें जब मल्टीवेरिएट एनालिसिस पढ़ोगे तो वहां भी क्या होता है, जब बहुत सारी चीजें जस्ट एक्सटेंड हो रही हैं, आप वन रैंडम वेरिएबल पढ़े, टू पढ़े, वहां पे n रैंडम वेरिएबल हो गया, अब उसके लिए बात करनी है आपको, सेम चीजें जो गेट में है। सो यहाँ पे जो भी पॉसिबल वैल्यूज है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, इस तरीके से हो जाएगा। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ऐसे ही डिफाइन हो जाएगा ये भी, एक्सपेक्टेशन ऑफ। अच्छा, वो कंडीशन यहां भी है, कौन सा कंडीशन था कि मॉड जी एक्स वाई इंटू ज्वाइंट पीडीएफ शुड बी फाइनाइट, वो कंडीशन यहां भी लिख नहीं रहे हैं, फिर भी वो है, ठीक है ना। सो वो कंडीशन यहां भी है कि, है ना, प्रोवाइडेड, वो कंडीशन यहां भी है, मैं नहीं लिख रहा हूं फिर भी, प्रोवाइडेड है ना, अंडर सम कंडीशन, कि वो जो एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड जी एक्स वाई शुड बी फाइनाइट, तभी ऐसा होगा। तो यहां भी, यहाँ डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा g ऑफ एक्स वाई एफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, जो भी है ना। ठीक है, ये देख लो। तो ये व्हेन यू हैव टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन और व्हेन यू हैव टू फाइंड जॉइंट मोमेंट। अब जो दो क्वेश्चन मैंने लिखा है पीछे, उसके लिए हम ये काम कर सकते हैं, मैं करके दिखाता हूँ एग्जांपल से आपको। तो जैसे मेरे पास जो पिछला क्वेश्चन में लिखा था, उसमें देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, ये चलो है ना, क्या करना है, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मतलब एग्जांपल जो मैंने लिखे हैं ना, उसके लिए आप ये क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं।
उसके लिए ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे, है ना। सो डिस्क्रीट के लिए भी हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। तो अभी हमने क्या डिफाइन किया, हालांकि ज्वाइंट एमजीएफ और ज्वाइंट मतलब फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का एक्सपेक्टेशंस। तो इससे यहाँ से ज्वाइंट एमजीएफ मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करता हूँ। इस पे 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो एक आइडिया लग जाएगा कैसे फाइंड करते हैं ज्वाइंट में। है कुछ नहीं, अब आपको पता चल गया ये कैसे कैलकुलेट करना है। ये gxy यही तो है मेरा, दिस इज gxy, दिस इज e ऑफ gxy। और हाउ टू कैलकुलेट, डिस्क्रीट है तो ऐसे करो, कॉन्टिन्यूअस है तो ऐसे करो, आगे आपको आंसर निकालना है तो उससे आ जाएगा। तो करना वही है। सो मेनली प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है आपको। सो यू बुक से, जो भी बुक्स है आपके पास, यू ट्राई टू सॉल्व। तो अभी जैसे मैंने स्टार्ट किया आज, है ना, ज्वाइंट का, तो शुरू में तो डाउट ही कर रहे थे। सो अभी इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाकी कल इंटीग्रल कैलकुलस चल ही रहा है, उसमें वही 2 वेरिएबल चल रहा था। हमने कल डबल इंटीग्रेशन डिफाइन किया था, कुछ क्वेश्चंस किए थे, फिर चेंज ऑफ ऑर्डर देख रहे थे, फिर आगे उसको कंटिन्यू करूँगा कल। ठीक है, चलो अभी के लिए थैंक यू, गुड नाइट। सर उसमें से प्रसन्ना साहू पर पीडीएफ करते हैं। तुम गूगल पर लिखो प्रसन्ना साहू पीडीएफ, पहले वही आएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा, तुम चेक करो। तुम ड्राइव में काहे नहीं जाते, ड्राइव में देखो सारे बुक्स का पीडीएफ अवेलेबल है। कम से कम 40-50 स्टैटिस्टिक्स बुक्स होंगे, अगर सारे फोल्डर तो मिला लो तो बहुत सारे बुक्स के पीडीएफ पड़े हुए हैं। उसमें प्रसन्ना साहू भी है। हाँ सर, आप रिकमेंड कर रहे हो इस टॉपिक्स के लिए, इसके लिए स्टैंडर्ड में? नहीं, देखो प्रसन्ना साहू पर बहुत आसान क्वेश्चंस है, एक बुक है। तो अगर आप जैसे कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो यू कैन स्टार्ट विद दैट बुक। सिंपली बहुत आसान क्वेश्चन से वो स्टार्ट करता है और उसका लेवल बहुत ज़्यादा जाता नहीं, वो एवरेज लेवल तक की बुक है। तो वो ग्रेजुएशन लेवल की बुक है और बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल नहीं है उसका। लेकिन इंट्रोडक्टरी जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने कभी कुछ नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए बुक बहुत अच्छा है, वो बेसिक स्टार्ट के लिए, है ना। ओके, तो ये स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट और मल्टीवेरिएट सब होगा उसमें, पूरा सिलेबस है। जैम और गेट का ऑलमोस्ट पूरा, जो जैम का है स्पेशली पूरा सिलेबस, फर्स्ट 19 चैप्टर में पूरा जैम का सिलेबस है, उसमें 90% सिलेबस है, कुछ टॉपिक्स नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स बुक का नाम है, या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स होगा शायद, बाय, बस है भी यहाँ पे, मैं देख ही लेता हूँ शायद क्या। सो ये है प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, है ना। सो प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय प्रसन्ना साहू। तो गूगल कर लो, आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसका हार्ड कॉपी नहीं मिलता है। ये आप सर्च कर लो, ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको। इससे आप बेसिक्स क्वेश्चंस बहुत बिगिनर जो है वो कर सकते हैं, जो लोग पढ़ चुके हैं। गुप्ता कपूर वाली बुक से सॉल्व करो, उसमें बहुत अच्छी है। गुप्ता कपूर दूसरी बुक है ना गुप्ता कपूर की, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। सो वो आप उससे कर सकते हो, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, अच्छा है। वो थोड़ा सब्जेक्टिव अप्रोच से लिखा गया है, वो एंट्रेंस के लिए बुक नहीं है बहुत ऐसे तो, लेकिन फिर भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। सो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय गुप्ता एंड कपूर, ये हो गया। बीके रॉयत की जो जर्नी में फॉलो करते हैं उसमें क्वेश्चंस कम है, सो वो कर सकते हैं। बहुत सारी है, हॉग एंड, है ना, हॉग एंड क्रेग वाली बुक आती है, सब भी है। बुक्स तो बहुत है, आप स्टार्ट करो, जस्ट 1-2 घंटे में आप एक टॉपिक निपटा सकते हो किसी एक बुक से। जस्ट आपको गो थ्रू होना है थ्योरीज, एग्जाम्पल, एक्सरसाइजेस टाइम लग सकता है, एग्जाम्पल में टाइम लगेगा। सो जस्ट एक बार, ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट। हाँ।